सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 5 के बच्चों के लिए है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 1 अर्थात हिंदी व्याकरण के पाठ 28 अपठित गद्यांश को पढ़ा रही हूँ। जैसा कि पाठ का शीर्षक है अपठित गद्यांश। पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ और अपठित का अर्थ होता है जिसे हमने न पढ़ा हो। पठित का अर्थ है जो पढ़ा हुआ हो और अपठित का अर्थ है जिसे हमने न पढ़ा हो। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल करते हैं यह हम सीखेंगे। अपठित गद्यांश। बच्चों, आपने हिंदी में अनेक कहानियां पढ़ी होंगी और यदि मैं उन पाठों के आधार पर गद्यांश दे दूं तो आप आसानी से उसको हल कर लेंगे क्योंकि उस पाठ को आपने पढ़ा है। परंतु अपठित गद्यांश ऐसी कहानियां, ऐसे गद्यांश होते हैं जो पढ़े हुए नहीं होते हैं। आपको आपकी परीक्षा में ऐसे ही कुछ गद्यांश जो अपठित हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं हैं, वैसे अपठित गद्यांश दे दिए जाएंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे जिस पे आप उस गद्यांश से उस प्रश्नों के उत्तर खोजकर लिखेंगे। तो आइए, अपठित गद्यांश, जैसा कि मैंने बताया कि पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ और अपठित का अर्थ होता है जिसे हमने नहीं पढ़ा हो, तो वैसी कहानी और वैसे गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाते हैं। परंतु बच्चों, अपठित गद्यांश के अभ्यास से यह क्यों है? अपठित गद्यांश क्यों बनाया जाता है? अपठित गद्यांश, मैं बता दूं कि अपठित गद्यांश के अभ्यास से हमें पढ़ने और पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होता है। यदि हम पाठ्य पुस्तक से कहानी कोई पढ़ते हैं तो हम आसानी से समझ जाते हैं, परंतु अपठित गद्यांश जो हमने नहीं पढ़ा है, उस अपठित गद्यांश को पढ़कर हमें पढ़ने और पढ़कर समझने की योग्यता का विकास होता है। परंतु अपठित गद्यांश को बनाते हुए बच्चों, आप विशेष तौर पर कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखेंगे। अपठित गद्यांश यदि आपको दिए हो तो सबसे पहली बात कि अपठित गद्यांश को बनाते हुए आप 2 या 3 बार इस अपठित गद्यांश को आप पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक यदि आप 2 या 3 बार गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में यह आ जाएगा कि आखिर गद्यांश में किस विषय के बारे में बताया जा रहा है। फिर आप गद्यांश पे आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी बात कि आप जब गद्यांश को 2 या 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद सारे उत्तर आप गद्यांश पे ही आधारित होने चाहिए। गद्यांश को पढ़कर आप उत्तर ढूंढेंगे और प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। साथ ही साथ तीसरी बात कि हमेशा अपठित गद्यांश के उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए, मतलब कम से कम शब्दों में आप प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से ढूंढकर लिखेंगे। वह उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए। जब बच्चों पाठ का शीर्षक पूछा जाए, गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो हमेशा शीर्षक आप केवल 2 या 3 शब्दों में लिखेंगे। शीर्षक अर्थात कि इस गद्यांश में किस बारे में बताया जा रहा है। यदि आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि जिसके बारे में गद्यांश में बताया जाए वही गद्यांश का शीर्षक होता है। मैंने क्या बताया? अपठित गद्यांश को बनाते हुए आप मूल तौर पर गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर केवल आप गद्यांश ही ढूंढकर लिखेंगे। अपठित गद्यांश में आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सभी उत्तर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपके उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए, अर्थात कम से कम शब्दों में आप अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर को बनाएंगे। चौथी बात कि शीर्षक हमेशा केवल 2 या 3 शब्दों में लिखेंगे। तो आइए अपठित गद्यांश को बनाना सीखते हैं। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक अपठित गद्यांश को लिखा है जिसे आपने नहीं पढ़ा है। मैंने बताया कि अपठित गद्यांश को बनाते हुए आप 2 या 3 बार अवश्य गद्यांश को पढ़ेंगे। जैसे केवल कृष्ण
जानते हो वो कौन था? वह महान इंजीनियर जिसने कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया था, उनका नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो आप यदि गद्यांश को पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएंगे कि इस गद्यांश में कृष्णराज सागर बांध की बात बताई जा रही है। इसके बारे में कृष्णराज सागर बांध की चर्चा की जा रही है, जो विश्व में एक पर्याप्त चीज है। मतलब कृष्णराज सागर बांध के बारे में बताया जा रहा है, जिसका निर्माण किसने किया था? जिसका निर्माण मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया नामक एक महान इंजीनियर ने किया था। विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य में 15 सितंबर 1861 को हुआ। तो आप इस गद्यांश में मूल तौर पर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो महान इंजीनियर थे, जिन्होंने कृष्णराज सागर की बांध का निर्माण कराया था, उनके बारे में बात बताई जा रही है। तो यदि आप गद्यांश को 2 या 3 बार स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि केवल इसमें मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इंजीनियर और कृष्णराज सागर बांध के बारे में बताया जा रहा है। मैंने बताया कि विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य में 15 सितंबर 1861 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार मतलब मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया महान इंजीनियर जिन्होंने कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया था, इनका परिवार मोक्षगुंडम नामक स्थान से आया था, इसलिए इनका नाम मोक्षगुंडम पड़ा। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम क्यों पड़ा? यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम क्यों, किस कारण से पड़ा, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का परिवार एक मोक्षगुंडम नामक स्थान से आया था। उनका नाम केवल विश्वेश्वरैया था, लेकिन जबकि उनका परिवार मोक्षगुंडम नामक स्थान से आया था, इसलिए उनके नाम के आगे मोक्षगुंडम लगा दिया गया, इसलिए उनका नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया नाम उनका पड़ा। तो आपने गद्यांश यदि आप पढ़ेंगे जो आपके पुस्तक के अभ्यास कार्य में दिए गए हैं, पेज नंबर 146 में, तो आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे और देखेंगे कि गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो मैंने बताया कि गद्यांश को सबसे पहले आप पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से ही ढूंढकर आप बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, पहला प्रश्न है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया किस लिए अमर हो गए? तो यदि आप प्रश्न देखेंगे कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया किस लिए अमर हो गए, यहाँ पर अमर होने की बात हो रही है, तो आप गद्यांश में अमर शब्द ढूंढेंगे कि कहाँ पर विश्वेश्वरैया के अमर होने की बात बताई जा रही है। तो आप यदि गद्यांश पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अमर शब्द कहाँ आया है। केवल कृष्णराज सागर ही हैं जो विश्व में अपने ढंग की एक चीज है और इसके निर्माता को अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। तो देख सकते हैं कि इस अपठित गद्यांश में यहाँ पर अमर शब्द आया है। तो अब आप देखेंगे कि पहला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया किसके अमर हो गए थे? तो इसका उत्तर यह है कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया कृष्णराज सागर बांध बनाने के लिए अमर हो गए थे। ऐसा किसने कहा था? ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था कि उन्होंने जो कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया था, इसके लिए उनका नाम विश्व में अमर हो गया था। इसलिए पहला प्रश्न हमने हल कर लिया। जो आप गद्यांश को यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया किस लिए अमर हो गए थे? इसलिए अमर हो गए थे क्योंकि उन्होंने कृष्णराज सागर बांध का निर्माण करा था। दूसरा प्रश्न, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जो प्रसिद्ध इंजीनियर थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ, कब और
प्रश्न को भी हल कर लिया कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म कब 15 सितंबर 1861 ईस्वी में, और कहाँ, तो मैसूर राज्य में उनका जन्म हुआ था। तो बच्चों अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया को महान इंजीनियर बनाने का श्रेय किसे जाता है। महान इंजीनियर, तो आप यहाँ पर अपठित गद्यांश में इस शब्द को ढूंढेंगे कि विश्वेश्वरैया को महान इंजीनियर बनाने का श्रेय किसे जाता है। विश्वेश्वरैया को आप पढ़ेंगे, इसके निर्माता को अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। ये शब्द है महात्मा गांधी की। तो विश्वेश्वरैया को महान इंजीनियर बनाने का श्रेय किसे जाता है। विश्वेश्वरैया को महान इंजीनियर बनाने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया का नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया क्यों पड़ा। मैंने बताया बच्चों, यदि आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि विश्वेश्वरैया का नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया क्यों पड़ा था। तो यदि आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनका परिवार मोक्षगुंडम नामक स्थान से आया था, इसलिए इनका नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पड़ा। इनका नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया क्यों पड़ा, क्योंकि इनका परिवार मोक्षगुंडम नामक स्थान से आया था, इसलिए इनका नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पड़ा। तो बच्चों देख सकते हैं कि इस प्रकार मैंने अपठित गद्यांश को हल किया। तो अपठित गद्यांश को बनाने के लिए मूल रूप से आप कुछ ही बातों का ध्यान रखेंगे कि अपठित गद्यांश को बनाते हुए आप इस गद्यांश को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे और उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं आप उसे ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे और सारे उत्तर आप गद्यांश पर ही आधारित लिखेंगे, अर्थात गद्यांश से ही ढूंढकर आप लिखेंगे। साथ ही साथ उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए, सरल शब्दों में और संक्षिप्त होने चाहिए। यदि पाठ का शीर्षक, यदि अपठित गद्यांश का शीर्षक मतलब किसके बारे में गद्यांश बताया जा रहा है यह पूछा जाए तो शीर्षक केवल आप 2 या 3 शब्दों में लिखेंगे। तो इस प्रकार बच्चों अपठित गद्यांश को आप बनाएंगे। आप अपनी हिंदी की पुस्तक, हिंदी व्याकरण की पुस्तक में देख सकते हैं कि पेज नंबर 146 में अनेक अपठित गद्यांश के उदाहरण दिए गए हैं। आप इन गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे बनाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी परीक्षा में अपठित गद्यांश आए तो प्रश्नों के उत्तर आप स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे और आप इसे रेखांकित कर लेंगे, प्रश्नों के उत्तर रेखांकित कर लेंगे और इसे आप हल कर लेंगे और प्रश्नों के उत्तर आप बना लेंगे। इस प्रकार अपठित गद्यांश जो आपके अभ्यास कार्य में दिए गए हैं आप उसे बनाएंगे। और अपठित गद्यांश को देख सकते हैं, यहाँ पर अनेक अपठित गद्यांश दिए गए हैं जिसमें कि पहला अपठित गद्यांश मैंने हल कर लिया है। आप दूसरा अपठित गद्यांश जो दिए हुए हैं आप उसे पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्न भी दिए हुए हैं, आप इसे बनाएंगे। यहाँ पर मौसम दूसरे अनुच्छेद में दूसरे गद्यांश में पेज नंबर 146 में जो गद्यांश दिए हुए उसमें बरसाती मौसम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार एक मौसम में एक बच्चा खिड़की से झांककर बेचैनी के साथ पानी को देख रहा है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक, उसमें मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपरों की जोड़ी पहन रखी है। तो उस बालक के बारे में बताया गया है और उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही साथ अगले गद्यांश में वृक्ष के संबंध में बताया गया है। तो आप इस सारे गद्यांशों को वीडियो को देखकर आप इसे हल करेंगे। धन्यवाद।